बस इंडियन इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ भी नहीं हटा है। इंडियन इकोनॉमिक्स से ये गया है, ठीक है। और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल कुछ नहीं हटा। बैंकिंग में से, बैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें से जो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, वो हटे हैं, जिसमें CRR, SLR, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये उसमें नहीं आएंगे। मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, RRR, ये टाइप के जितने बताए थे मेजरमेंट मैंने ये हटे हैं कोर्स से। बैंकिंग में नहीं आएंगे। और एक टॉपिक हटाया था BOP में डेफिशिएट। BOP में डेफिशिएट होता था आपका, वो हटा है। और एक डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, इन फ्री मार्केट। ये टॉपिक हटे हैं बस कोर्स से, और कुछ नहीं हटाया आपका कोर्स से। वैसे आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा कि मैंने थोड़ा बता दिया। बच्चे मैसेज करके पूछते रहते हैं मुझसे रोज, कोई ना कोई रोज एक नया बच्चा एक क्वेश्चन मेरे से जरूर पूछता है कि क्या हटा क्या नहीं हटा। तो देखिए अब मैं करता हूँ स्टार्ट। बच्चों इसको रफ कर दूं मैं, जिससे बिठा दो हाँ भाई। इसको। यस सर। अब देखो बच्चों, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एक टॉपिक बचा हुआ था। रोल लिख सकते हो आप, ठीक है। इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ, या यू कैन से बेनिफिट भी बोल सकते हैं। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये लास्ट टॉपिक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। अच्छा, काफी बच्चे ना, मतलब मेरे पे कल करिश्मा का फोन आया था, वो कह रही थी कि कुछ बच्चों को सर प्रॉब्लम हो रखी है, नोट्स थोड़ा इधर उधर रखे हैं, जो आपने PDF भेज रखी है, तो सर पूरे चैप्टर के भेज दो। तो बताऊं क्या है, पूरे चैप्टर में ना इतना सारा कुछ भरा हुआ है। अगर वैसे तो मेरे पे ना पूरे चैप्टर की PDF में सारी क्रॉप कर रखी है, उनको मैंने डिवाइड करके बना रखी है सारी, जब मैं लैपटॉप से डाउनलोड करा था। लेकिन अब उसे मैं दोबारा करूंगा तो एक PDF में पूरा चैप्टर होता है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी होती है, जो पोस्ट ऐड की है उन्हें डिलीट करके भेजा है मैंने आपको। और कुछ चीजें मैं क्लास में लिखवाई भी है, तो उसके अंदर वो लिखा होगा तो वो चीज सही नहीं होती, तो मैं इसलिए क्रॉप करके भेजता हूँ आपको। फर्स्ट थिंग, अगर किसी को लगता है उनकी सारी PDF इधर उधर हो गई है, तो ग्रुप में या तो मेल सेंड मार दूंगा सारी की सारी। या दूसरी चीज, आप एक काम करना, क्योंकि मैं सब पे नेम लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उस पर स्कैन का पॉइंट लिखा होता है, तो पता नहीं चलता आपको कौन से चैप्टर की है। तो उन पे मैं चैप्टर का नाम डाल के प्रॉपर डाल दूंगा। या दूसरा पॉइंट ये करेंगे किसी दिन, अभी वैसे भी 1 तारीख से अगर मैं जैसे ऑफलाइन करता हूँ या जैसा भी होता है, तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन सब बच्चे मिलेंगे और देख लेंगे कितने पेजेस हो रहे होंगे, उसकी पूरी की पूरी फाइल बनवा लेंगे। फाइल बनवा के फिर सब बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये ऑप्शन मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन में किसी दिन टाइम मिलेगा मुझे या किसी को भी, तो लक्ष्मी नगर से भेज के पूरी की पूरी उसकी वो बनवा लेंगे। PDF होती ना, एक बुकलेट टाइप की, बुकलेट मेरे पड़ी हुई है सामने मेरे बहुत सारी, लेकिन वो सारी की सारी 1-2 चैप्टर की है सिर्फ। और जो पोएट्री के नोट्स मेरे पड़े हुए हैं वो काफी सारे हैं मेरे पे, कुछ चैप्टर के नोट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो मतलब मेरे प्रिंट आउट पड़े हुए हैं, तो वो ले लो। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मीन्स होता है जब कंट्री के अंदर GDP इंक्रीज होता है। बेटा जब क्या होता है, GDP इंक्रीज होता है, इट इज साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। मैंने बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ का ये साइन होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कंट्री में GDP कैसे बढ़ता है? अगर किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो उसका इम्पैक्ट GDP पे कैसे पड़ेगा, GDP कैसे इंक्रीज होगा, इसका हाउ या इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने पर GDP बढ़ता है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। किसी भी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी कंट्री में इंक्रीज होगा
तो जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा, तो जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसी को बेसिस रखते हुए हम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें, देखिए किसी भी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है तो सबसे पहले जीडीपी किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो राइजेस प्रोडक्शन, सबसे क्या था, रेजेस प्रोडक्शन। उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन का लेवल बच्चों इंक्रीज होता है, रेजेस प्रोडक्शन लेवल। उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन का लेवल बच्चों इंक्रीज होता है। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, नॉलेजेबल 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 जो पर्सन होते हैं या स्किल्ड वर्कर होते हैं, ये से नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर कैन मेक कैन मेक कैन मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये लोग रिसोर्सेज का बेटा बेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉलेजेबल पर्सन, देखो एक अनएजुकेटेड है और एक एजुकेटेड है, इसको ना ये एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड है, तो इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस दिखेगा। ये काम को बहुत क्रिएटिव तरीके से करेगा, ये काम को बहुत क्रिएटिव तरीके से करेगा, ये काम को क्रिएटिव तरीके से नहीं करेगा। तो जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो काम को किसी को क्रिएटिव तरीके से करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन का जो लेवल होता है बच्चों, वो इंक्रीज होता है। उसी काम को जो अननॉलेजेबल होते हैं या अनएजुकेटेड होते हैं, अनहेल्दी पर्सन होते हैं, ये लोग काम को क्रिएटिव तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाते, जिससे प्रोडक्शन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बेटा कहता है नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर कैन मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्स, ये रिसोर्सेज का बेटर यूज कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज का बेटर यूज कर सकते हैं। और इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है। इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन प्रोडक्शन in the इकोनॉमी, इससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप क्या डालोगे, किसी भी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है तो वहां पे बेटा क्या होता है, वहां पे लोग का रहन सहन का स्तर अच्छा हो जाता है, तो उनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है, जिसे बोलते हैं रेजिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उनकी लाइफ ज्यादा समय तक जी पाते हैं वो लोग। जिस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा इंप्रूव होगा, वो कंट्री ज्यादा समय तक, वहाँ की जो पर्सनों के बेटा वो ज्यादा समय तक लीव कर पाएंगे, वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो मैक्सिमम टाइम तक लीव कर पाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी and you can also say longevity भी बोलते हैं इसको, longevity of the people, ये लोग की लाइफ बेटा ज्यादा हो जाती है इसमें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यू कैन से longevity of the people, लोग की भाई उनकी लाइफ ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दिस विल इंक्लूड बोथ दिस इंक्लूड दिस इंक्लूड both both life, this will include both sorry मैं गलत लिख रहा हूँ, this include both a long life, वो लंबे समय तक जीते हैं, और साथ साथ में एंड हेल्दी लाइफ, उनकी लाइफ भी बहुत हेल्दी रहती है। जिस कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब लोग हेल्थी होंगे या लोग एजुकेटेड होंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें पता होगा उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उनकी लाइफ भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती है। जैसे जापान हो गया, वहाँ की जो एवरेज लाइफ है ना 80 प्लस में है, वहाँ पे एक बंदा एवरेज कितने 80 साल तक जीता है, लेकिन इंडिया के अंदर वही चीज 68 है, 65 है, इवन पाकिस्तान के अंदर और कम है, वहाँ पे लोग और कम जीते हैं। तो जिस कंट्री के अंदर जितनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वो कंट्री उतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज्यादा होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं चैट पॉइंट, इनोवेटिव स्किल कौन यूज कर सकता है,
इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स क्या होता है? इनोवेटिव स्किल्स क्या होता है? इनोवेटिव स्किल के अंदर क्या होता है बेटा? ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड होता है इन्वेंशन, एक वर्ड होता है इन्वेंशन, एक वर्ड होता है, एक तो वर्ड इन्वेंशन होता है, एक वर्ड होता है इनोवेशन। बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता भी होगा, इवन काफी बच्चे जानते भी होंगे। इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ खोज करना। जब हम कोई कुछ नई चीज खोज लेते हैं और उसको हम मॉडिफाइड हम करते हैं, उसे इनोवेशन बोलते हैं। जैसे ना, अगर आप ध्यान से देखो, जब कोल्ड ड्रिंक आती थी सबसे पहले, तो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ ना जो ग्लास की बोतल्स होती है उनमें आती थी। जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, ये ग्लास की बोतल्स आती है उसका। फिर भाई उन्होंने देखा इसमें जो होती है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं कराई जाती थी, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेटिव इन्वेंशन क्या किया, उन्होंने प्लास्टिक की बोतल इन्वेंट करी। प्लास्टिक की बोतल इन्वेंट करी। अब प्लास्टिक की बोतल के अंदर भी उन्होंने उसके अंदर इनोवेशन क्या करा, उस पर एड डालनी शुरू कर दी। एड देखते हो कितने बढ़िया बढ़िया उस पर एड आती है, प्रिंट होके उसे, मतलब अगर वो बोतल के अंदर भर के दे देंगे तो वर्दी लगेगी, उस पर पूरा साइन बना देते हैं, पूरी पैक, उसके ऊपर एक पॉलिथीन पूरी पैक होती है ना, उस पर भी आम वाम बना देते हैं, फ्रूटी वगैरह पे, है ना। तो वो सारा का सारा इनोवेशन होता है। जैसे आप उसका भी देख सकते हो, अगर आप कुछ चिप्स वगैरह कोई भी कंज्यूम करते हो या कोई भी स्नैक्स लेते हो, तो वो स्नैक्स पहले ना असल में नॉर्मल मिलता था, मतलब उसे, मतलब जो पेपर में होता है, पेपर में फोल्ड करके दे दिया जाता था पहले टाइम पे। तो उसमें इन्वेंशन क्या करा उन्होंने, उसका पैकेट सर्च करा कि पैकेट में इसको पैक करके करा जाए। फिर पैकेट के अंदर, उसके अंदर जो जब पैकेजिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसके अंदर गैस भर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर नमी नहीं आती, वो खराब नहीं होता। उसके बाद ये सारी इनोवेशन हो रहे हैं, मॉडिफाइड किया रहा है, उसे किस तरीके से फाड़ना है, उसके पीछे एक एरो डला होता है, उस एरो को हम करते हैं, वो सारे के सारे पार्ट इनोवेशन के होते हैं। तो ये जो दोनों काम है, ये दोनों काम मैक्सिमम कौन करते हैं? एजुकेटेड लोग ही कर सकते हैं, ये काम एजुकेटेड लोग कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट इन बोथ विच इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटीज फैसिलिटेट इन बोथ which increase the इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बेटा बढ़ा देते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों सिचुएशन को क्या करता है? फैसिलिटेट, मतलब इनको सुविधा देता है। किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो वो चीज इनको प्रॉफिट मिलेगा, एक तरीके से दोनों चीजें इंक्रीज होंगी, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। तो बेटा ये लिखा जाता है इसमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया। अभी 3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट और हैं, वो भी बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नमन, आप बताओगे क्या बताया मैंने? भाई सारे पॉइंट? हाँ, 3 ही पॉइंट है यार, अभी सारे तो हुए नहीं। एक मिनट भाई, मैं लीड लगा लूँ आवाज में। हाँ भाई, सारे पॉइंट बताने हैं? हाँ, 3 बताए, 3 ही। ओके भाई। भाई फर्स्ट पॉइंट, आप भाई सबसे पहले आपने बता दिया इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहला पॉइंट बताते हैं, राइजिंग पॉपुलेशन लेवल। भाई राइजिंग नहीं, पॉपुलेशन प्रोडक्शन है, था। प्रोडक्शन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन। सॉरी भाई, प्रोडक्शन लेवल आपको बताया था। मैं इसके अंदर जो पॉपुलेशन नॉलेज लगाया एंड था। स्किल्ड वर्कर होते हैं ना, कैन मेक बेटर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भाई अपने नॉलेजफुल वर्कर्स होते हैं ना, वो रिसोर्सेज का ना बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ इट विल जी, जिससे इंक्रीज द प्रोडक्शन का प्रोडक्शन लेवल। लेवल इन इकोनॉमी। भाई जिससे हाँ हमारा ना जी, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। भाई आपने सेकंड पॉइंट बताया था, राइज
एक्सपेक्टेंसी हाँ जी, आजकल आपने बताया था भाई, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो भाई इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पड़ता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ पड़ेगा लिविंग मतलब हमारा इंक्रीज हो जाता है। जैसा आपने बताया था हाँ जापान जी, के अंदर भाई, वहाँ का हम्म, लाइफ हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80% से भी ज़्यादा है, हाँ जी। 88 से भी ज़्यादा। तो भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। फिर आपने भाई थर्ड पॉइंट बताया था अच्छा, इनोवेटिव तीन स्किल्स। एक मिनट रोक रहा हूँ, एक मिनट रोक रहा हूँ। ये बताओ, 3 कंट्री हैं, एक पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, किसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी और सबसे कम किसकी होगी? जापान। यार मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जापान कहाँ से आ गया? हाँ भाई, चाइना की चाइना ज्यादा होगी। भाई चाइना। चाइना की, और सबसे कम किसकी है? पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान। पाकिस्तान। वहाँ बहुत ज्यादा होती है भाई, उनका डिसीज पे कंट्रोल नहीं है। अभी भी वहाँ बहुत सारी डिजीज हैं जो नॉर्मल होती रहती है वहाँ पे। जैसे यहाँ तो अगर आप डायरिया वगैरह देखोगे जो बहुत कम होता है, वहाँ पे आज भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें और कोई बता सकते हो आप इम्पोर्टेंस क्या होंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ? improve quality of life, improves quality of लाइफ। भाई से क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली इंप्रूव होगी, है ना? क्योंकि देखो, जिस पे भी भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर किसी भी कंट्री के अंदर इंक्रीज होता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोले तो इनकम उसकी इंक्रीज हो जाती है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो इसका इम्पैक्ट सीधा किस पे पड़ता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है उसका। क्योंकि कोई भी अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई किसी के अंदर कोई स्किल और एक्सपर्ट बंदा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी इनकम का लेवल ऑटोमेटिक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरे अंदर स्किल नहीं होगा तो मुझे कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, है ना? तो अपने स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो स्किल डेवलप करने के बाद इनकम का लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। और क्या डालूंगा इसमें? हम्म, हाँ, इसमें ये डाल सकते हो, brings positive changes in outlook। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव थिंग की तरफ चलते हैं। मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ना, तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो स्किल्ड या नॉलेजेबल नॉलेजेबल जो नॉलेजेबल और स्किल्ड एंड हेल्दी पीपल हैव मॉडर्न आउटलुक। बेटा ये मॉडर्न आउटलुक मतलब ये मॉडर्न चीजों को अडॉप्ट करते हैं। नॉलेजेबल और स्किल्ड और हेल्दी पीपल होते हैं, हैव मॉडर्न आउटलुक, वो नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जिस दे मेक रेशनल चॉइस ऑफ रेस्पेक्ट प्लेस एंड जॉब। दे कैन दे मेक रेशनल मतलब समझदारी के साथ रेशनल चॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लेस एंड जॉब प्लेसेस एंड जॉब। वो एक अच्छी जॉब को चूज करते हैं, अच्छे प्लेस को चूज कर सकते हैं। बट वो ये जो इंडियन कल्चर है ना, वो ट्रेडिशनल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे मैक्सिमम जो चीजें हैं वो किसको अडॉप्ट करते हैं बेटा? मॉडर्न को। जो नॉलेजेबल लोग नहीं होते वो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होगा, वो ट्रेडिशनल कल्चर पे चलेगा, वो इनोवेटिव चीजों को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। तो ये हमारी कंट्री के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन होते हैं, ये तो एक में प्रॉब्लम बता दिया आपको एक्स्ट्रा। जो नॉलेजेबल स्किल्ड पर्सन होते हैं मॉडर्न चीजों को अडॉप्ट करते हैं। मतलब मॉडर्न टेक्निक हो गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, इन सबको अडॉप्ट करते हैं। ऑल दीज चेंजेस लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चीजें मतलब नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, है ना, कोई भी इनोवेटिव चीज हो गई, ये सारी चीजें बेटा कौन अडॉप्ट करते हैं? जो न्यू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन होते हैं, ये लोग अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होती है।
क्या डाले हैं इसमें? सर वेलफेयर। वेलफेयर भी डाल दो, लो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर डाल दो, सोशल जस्टिस डाल दो या सोशल वेलफेयर डाल दो। जहाँ पे बेटा आपने देखा है किसी भी कंट्री के अंदर अगर ट्रेडिशनल कल्चर चल रहा है तो वहाँ पे भाई एक्सप्लोटेशन बहुत करते हैं, मतलब रिच होते हैं, पुअर का भाई एक्सप्लोटेशन करते हैं। लेकिन अगर सारे पढ़े लिखे होंगे, अगर वहाँ पे कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अगर बेटर होगा, तो ये हमेशा इक्विटी को इंकरेज करते हैं। किसको इंकरेज करते हैं? इक्विटी को। और इक्विटी इज ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस, इक्विटी इज ए साइन ऑफ सोशल जस्टिस। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से बेटा क्या होता है? इक्विटी इंकरेज होती है, इक्विटी इंकरेज होती है टू डेवलप द या टू इंकरेज द सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर को इंकरेज करता है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट होते हैं, ऐसे 5-6 पॉइंट ये आप देख सकते हो। बूम इन जीडीपी हो सकती है। कौन सा? बूम इन जीडीपी। मैं समझा नहीं मानव, दोबारा बोलो एक बार आप। मैं कह रहा हूँ सर हाई ग्रोथ, मतलब सर बूम, जो बूम पीरियड होता है सर जीडीपी में, वो हो सकता है पॉइंट इसका। बेटा बूम तो यार इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। बूम किसी भी कंट्री के अंदर अगर बूम हो रहा होता है तो उस कंट्री पे अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है। बूम नहीं इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने में ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर जैसे ज्यादा के ज्यादा लोग डेवलप होते हैं कंट्री, बूम नहीं और रिसेशन भी हो सकता है, बूम भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। ये तो एक मार्केट वो है ना, मार्केट साइकिल है, ट्रेड साइकिल है, चलती रहती है। बूम रिसेशन तो इकोनॉमी के अंदर पार्ट होते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते किसी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आई है तो बूम होगा, बल्कि वहां तो स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वो मेंटेन रखते हैं ना किस तरीके से क्या वर्क करना है, तो इसलिए वहां तो मेंटेन होगा। ओके सर। बच्चों तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। भाई ठीक है, भाई भाई 6 वाला पॉइंट हाँ। बता देना। कौन सा वाला? ये 6 वाला सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के अंदर ये होता है, सोशल जस्टिस को ना समाज में न्याय बोलते हैं, अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो, कि भाई जितने भी सोशल में रहने वाले पॉपुलेशन है उन सबके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। कैसे? किसी भी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, इट इंकरेज द इक्विटी या इट इज अ साइन ऑफ इक्विटी। क्योंकि ये इनका किसी भी कंट्री के अंदर सारे एजुकेटेड होंगे, सारे अगर हेल्दी पर्सन होंगे, तो वो बेटा इक्विटी को इंकरेज करते हैं। इक्विटी मतलब सारे टैक्स पे करेंगे, सारे पढ़े। देखो मैंने बताया था बच्चों का एक एग्जांपल, केरला है। केरला सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा एजुकेशन का देखो सबको बताया केरला में है। सबसे बैकवर्ड जो एरिया है पूरे इंडिया के अंदर बिहार है। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो बिहार को मतलब वहाँ पे बहुत रेशियो कम है डेवलपमेंट का, सबसे ज्यादा कम है। पुअर्टी भी सबसे ज्यादा बिहार में है ना। तो मैं सोचता था पहले छत्तीसगढ़ में या कहीं और, लेकिन बिहार में डेटा के अकॉर्डिंग देखा था। मे बी अब चेंज हो गई हो करंट डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन जो डेटा हमने बड़ी बड़ी बुक में पढ़ा है वहाँ बिहार के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसका डेवलप होने लगता है अगर, तो सारे के सारे, हाँ मैं अभी केरला का एग्जांपल दे रहा था। सबसे ज्यादा जो एजुकेशन का रेशो है वो भी केरला में, और जो सबसे ज्यादा करप्शन का रेशो है वो भी केरला में। करप्शन का रेशो इसलिए क्योंकि वहाँ ना सारे एजुकेटेड लोग हैं, उनके साथ जरा सा भी कुछ क्राइम होता है ना उसकी वो रिपोर्ट करते हैं। जहाँ अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना वो मतलब पुलिस स्टेशन में जाने में भी डरेंगे। अगर आपका पर्स भी खो जाता है ना, कई बार आप जाओगे नहीं थाने में, आप सोचोगे अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जाओगे, पूरी प्रॉपर रिपोर्ट करोगे, है ना। लेकिन अनएजुकेटेड लोग सोचते हैं खो गया, अब कहाँ भगवान के भरोसे मिल जाए, ये हो जाए वो जाए, वो लोग जाना नहीं चाहते। केरला के अंदर करप्शन का रेशियो भी इसलिए ज्यादा है। तो जहाँ पे एजुकेटेड होते हैं ना वो इक्विटी को इंकरेज करते हैं, वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, सारे लोग भरते हैं और प्रॉपर तरीके से टैक्स करेंगे, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन देंगे, जितना गवर्नमेंट मांगेगी तो उनको कंट्रीब्यूट भी करेंगे। ये सारा काम एजुकेटेड लोग करते हैं। जो अनएजुकेटेड नहीं होते वो लोग इन चीजों से पीछे हटते हैं हमेशा। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, किसी कंट्री के अंदर एजुकेटेड लोग जितने ज्यादा होंगे उस कंट्री के अंदर इक्विटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सचिन आ रहा है समझ में भाई? हाँ भाई, हाँ भाई आ गया। देखो अब ना बेटा कुछ चीजें, ये तो हो गया चैप्टर आपका फिनिश। ये कुछ चीजें आप नोट कर लेना। ये मतलब इस चैप्टर के ना मैंने अलग से बच्चों को बताई थी। एक तो एक पॉइंट ये पूछा जाता है, विच विच 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान था, विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
बेटा वो कहता है विच फाइव प्लान, कौन सा फाइव प्लान है जिसमें ह्यूमन कैपिटल को इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो कौन सा फाइव प्लान था, इसका आंसर होगा 7। जो 7 फाइव प्लान था ना, 7 फाइव प्लान था, उसमें इसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। फाइव प्लान था, उसमें इसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इंडिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डेवलपमेंट इंडेक्स के जो डेटा पब्लिश करता है या इसको प्रिपेयर करता है, जो इसको प्रिपेयर करता है, कौन करता है, पता है किसी को? हाँ भाई, पता है बच्चों? जो एक ह्यूमन है उसके अंदर उसको डेवलपमेंट करने का इंडेक्स कौन रिप्रेजेंट करता है उसको? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यूएनडीपी कौन करता है? यूएनडीपी करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और एक था बच्चों एक पॉइंट और था, 2-3 मैं 4-5 पॉइंट बताए थे, याद आने दो। हाँ, which plan introduce a scheme called, एक स्कीम इशू की गई थी, स्कीम कॉल्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन स्कूल। Which plan introduced a scheme called a quality improvement in स्कूल के अंदर जो क्वालिटी इंप्रूव की गई थी, तो कौन से प्लान के अंदर की गई थी बच्चों? ये की गई थी 10th प्लान के अंदर। 10th फायर प्लान था ना, 10th फायर प्लान था, उसमें स्कूलों पे फोकस किया गया था। ये बात आप सब बच्चे याद रखना भाई। बच्चे हो गए? अब वो राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील है, ये सब मैं सोच रहा हूँ लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। एजुकेशन यार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर ना वो क्या हुआ है, वो जो हटा है ना एक कोर्स से, इस चैप्टर में से अभी लिखवाया ना डेटेड सिलेबस वाला, एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ वाला टॉपिक हट गया कोर्स से। तो जब वो हट गया तो ये कहाँ से आए, मतलब वो आएगा ही नहीं फिर वो, इसलिए उसको मैं लिखवाने को, तो ये चैप्टर अभी 2 क्लास में और खत्म होता अगर वो टॉपिक होता ना, तो वो सिलेबस से हट गया है इस साल। जो एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ है वो टॉपिक हट गया है हमारे सिलेबस से, नहीं तो वो तो भाई पूरा लिखवाना पड़ता है उसको प्रॉपर तरीके से, वो तो बहुत ज्यादा लेंथी होता है। चलिए मैं कराता हूँ फिर आगे, है ना, क्योंकि वो वाला टॉपिक तो एक राइट टू एजुकेशन देख लेना भाई, राइट टू एजुकेशन इसका बस देख लेना है, 2009 में एक्ट आया था ये वाला। इसको रब कर दूं, राइट टू एजुकेशन देख लेना बच्चों आप बस। ओके भाई। राइट टू एजुकेशन आया था हमारा
राइट टू एजुकेशन, अगर जिन बच्चों में पुरानी बुक पढ़ी होगी उसमें 2002 का लिखा हुआ है। इसमें बोला गया था 16 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं ना, जो चिल्ड्रन होते हैं इनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, और सच में दी जाती है, मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जाती है इनको। पर राइट सर टू अब तो एजुकेशन इंक्रीज कहते है हैं। ना? क्या अब सर इसका फ्री एजुकेशन का इंक्रीज हो गया ना? मतलब? मतलब सर 18 कर दी सर एक साथ। अरे 18 बेटीन कुछ नहीं कर रहे, सब लेते हैं यार 20। अभी 2009 का इम्प्लीमेंट चल रहा है अभी, ऐसे तो मैंने सुना नहीं है कहीं। एक मिड डे मील स्कीम देख लेना। मिड डे मील जो स्कीम थी ना, मिड डे मील स्कीम कब आई थी? पता है ना, बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में। आपको नहीं, मतलब उनको जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी होते हैं, तो उनको भाई बढ़ता है उनको खाना लंच में। तो मिड डे मील स्कीम ये क्यों चलाई गई थी, इसके कॉजेस भी आते थे पहले, अब नहीं आएंगे आपके, ठीक है। और एक है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा अभियान, ये 2000 में चलाया गया था। मतलब सबको शिक्षा देनी है, एक अभियान चलाया गया था तो सबको शिक्षा देनी है। मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी 1985 में। इनमें मैंने डेट लिख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी गई है आज तक, इनकी डेट पूछी जाती है, इसके बताया। सीबीएसई का पेंटिंग है गया ये, आप दोबारा तो ज्वाइन करते हैं। चलो बच्चों नया चैप्टर करते हैं स्टार्ट, ये नोट कर लेना यार, ठीक है। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डाल देना है इसमें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और एनसीईआरटी कब सेटअप हुई थी? 1981 में सेटअप हुई थी। एनसीईआरटी है जो, जिसकी बुक्स आती है आपकी, ये कब सेटअप हुआ था? 1981 में हुआ था। ये थोड़े आए हुए क्वेश्चन हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इंडिया की जो हेल्थ को एफिलिएट करता है कौन करता है? आईसीएमआर को आपको बताइए, बस इसको अभी थोड़ी देर बाद जो हेल्थ डाटा आईसीएमआर करता है।
बच्चों स्टार्ट करो न्यू चैप्टर। सर आपकी वॉइस अजीब सी आ रही है। हाँ भाई कर दो अब स्टार्ट। हाँ भाई कर दो। भाई कट कट के आ रही है, अजीब से आ रही है। अरे यार ये अब देखना सचिन अब आ रही है। हाँ भाई अब सही आ रही है। अभी भी नहीं आ रही यार, ये पता नहीं क्या है, ये ईयरफोन बर्बाद कर दिया नहीं ईयरफोन में तुम। अब सही आएगी। अब मैंने ईयरफोन हटा दिया। हाँ भाई अब ठीक आ रही है। इसलिए आएगी, अब मैं बिना ईयरफोन के कर रहा हूँ। ये बकवास है बूट के, इतने घटिया है। नकली भाई, नकली कंपनी। सही में नकली निकल गए, बहुत बेकार लगे मुझे। भाई बेटा रफ आनंद कर विहार दो से उसको। लाया आनंद विहार से वहां से लाया करो भाई, वहां से मिलेंगे। हाँ यार वहीं से लाऊंगा, रोड पे बेचते हैं ना जो। देखो अब बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है ये, आपको सबको ये चैप्टर तो छोटा सा ही है ये भी। चैप्टर एक ही लाइन दिया है पूरे इसमें। एक चाइना वाला चैप्टर है जिसमें से 10 मार्क्स का आएगा, बस वो चैप्टर है सबसे अच्छा आपका इंडियन इको में। देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेशली होता क्या है आपको मैं बता देता हूँ। देखो आप अगर बात करें इंडिया की, एक तो आपने इंडिया सुना है और एक सुना है आपने यूएस। यूएस से भी बोलते हैं। तो आप देखते हो अगर मैं आपसे पूछूं इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का बेटर है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे यूएसए का। वो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? आप बोलोगे सर वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, सर वहाँ ना सारे लोग एजुकेटेड है ना, सारे लोग एजुकेटेड है, ठीक है। वहाँ का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ वहाँ पे बहुत बढ़िया है, ठीक है। हेल्थ बहुत बढ़िया है, एजुकेशन बहुत बढ़िया है सर वहाँ पे, रोड वगैरह बहुत बढ़िया है सर वहाँ, फाइनेंस की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, फाइनेंस की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है सर वहाँ इजीली किसी को भी लोन मिल जाता है सर वहाँ पे। एग्रीकल्चर भी बहुत बेटर है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए रोड वगैरह ट्रांसपोर्टेशन भी सर वहाँ का बहुत बेटर है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बेटर है। वहाँ के ट्रैक इतने बढ़िया बढ़िया होते हैं देखने में, है ना। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे भी अपना होता है, स्किल तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे होता है, बट कम्युनिकेशन का मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत अवेलेबल है। तो सारी सारी इनको फैसिलिटी बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? ये फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज है ऑफ अ कंट्री, ऑफ यूएस कंट्री, ऑफ यूएस कंट्री। ये यूएस कंट्री की फैसिलिटीज है सारी सारी, ठीक है। बट इंडिया क्या है बेटा, इंडिया इन सब में पीछे है, तो यूएस बेटर है हमसे। तो ये फैसिलिटी को ही क्या बोला जाता है बच्चों? इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। इसी को बच्चों क्या बोला जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है कि किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का मतलब है किससे बेटा? उसमें जो उस कंट्री के पास क्या होता है, जो सर्विस होती है, जो फैसिलिटीज होती है, वो सारी की सारी उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर बात करूं, व्हाट इज द मीन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? तो इट रेफर्स टू द बेसिक सपोर्टिंग सर्विस। ये सारी की सारी बेसिक, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। यदि किसी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो ये जो अभी सारे पॉइंट मैंने लिखे थे, ये बेसिक सपोर्टिंग क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं which is built to provide different kinds of service in an economy, in an
इकोनॉमी। मैं तो देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू बेसिक सपोर्टिंग सर्विस, basic supporting structure which is built to provide different kind of service in an economy, जो इकोनॉमी को different kind of service provide करता है। तो बेटा ये वो बेसिक सपोर्टिंग सर्विस होती है किसी भी कंट्री को डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको? कंट्री में बोले तो इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती है, उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, जो सारे पॉइंट लिखे थे अभी जो लिखे थे मैंने वो सारे के सारे, एनर्जी हो गई है ना, एनर्जी हो गई, एनर्जी हो गई आपकी, हेल्थ हो गई, किसी भी कंट्री के अंदर हेल्थ को भी देखते हैं भाई, एजुकेशन हो गई, ये सारे के सारे पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हो जाते हैं एटसेट्रा, लाइन से लिखना पड़े सारे, ठीक है। तो स्पेशली आपको पता चल गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है हमारी कंट्री के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रा, मैं इंफ्रा लिखूंगा शॉर्ट में ना, ये बहुत लंबी स्पेलिंग हो जाती है। एक होता है सोशल इंफ्रा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो बेटा किसी भी कंट्री की ग्रोथ से रिलेटेड होता है, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होगा, वो सारे के सारे पॉइंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। जो कंट्री के सोशल या ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से, जिसमें इंसानों का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट किसके अंदर आएंगे? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, इट रेफर्स टू all such facilities and support system, and you can say support system which serve as prime source in the process of economic development। ये बच्चों प्राइम सोर्स होता है, या यू कैन से डायरेक्ट सोर्स। किसी भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, देखो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा चाहिए होगा, आपको एनर्जी के थ्रू ही सारी मशीनें रन करती हैं। एनर्जी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लोन हो गया, बैंकिंग मतलब कम्युनिकेशन हो गया। एक बंदे का कॉन्टेक्ट दूसरे से होना बहुत जरूरी है। अगर एक बंदे का कॉन्टेक्ट दूसरे से नहीं होगा तो वहां पे बेटा कि कोई कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या डाल सकते हैं आप? जैसे इसके अंदर डाल सकते हैं आप कम्युनिकेशन, पावर हो गया, ठीक है, या एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, पावर इज पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और आपका कम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी हो गया, फाइनेंस हो गया, या बैंकिंग भी लिख सकते हो आप। ये किसी भी कंट्री के सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो इकोनॉमी को क्या करते हैं बच्चों? डेवलप करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अगर भाई मशीन को डायरेक्ट रन करना है तो आपको क्या किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है? ये इनडायरेक्ट करते हैं इम्पैक्ट। अगर ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन को मैं अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ या इसकी हेल्थ को मैं बेटर कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली रन कर पाएगा। तो ये इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए इनडायरेक्टली करते हैं। सोशल वाले क्या करते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है? ह्यूमन को डेवलप करता है। जब ह्यूमन डेवलप होगा जब तो मशीन को रन कर पाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलप को इनडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर डेफिनेशन लिखना चाहो, इसमें वो इट रेफर्स टू ऑल सच फैसिलिटीज एंड सपोर्ट सिस्टम which directly ये क्या करता है बच्चों? इनडायरेक्टली हेल्प करता है in the process of economic development। ये इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है और इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है। क्योंकि बड़ी एनर्जी, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मशीन को रन करने के लिए, तो एनर्जी जाएगी जब तो मशीन रन करेगी, वो डायरेक्ट कर रही है। लेकिन
सोशल क्या करता है इनडायरेक्टली, जब ये डेवलप कर देता है किसी सोशल को, जैसे किसी पर्सन को अच्छी हेल्प कर देगा, उसकी उसको अच्छी एजुकेशन दे देगा, जब भी तो उस मशीन को रन करेगा। तो ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो बच्चों ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये इंट्रोडक्शन ही कराया मैंने आज आपको। अब एक बच्चा मुझे थोड़ा सा लगता है, बहुत देर से बोल रहा हूँ आज मैंने, वो भी आपसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो ये एक्सप्लेन करके दिखाओ। कौन करेगा ये? आज कौन करेगा भाई? प्रियंका आप कर दो। प्रियंका आई है क्या आज? प्रियंका नहीं दिख रही आज मुझे, पता नहीं, मैं आज नहीं आ रही है। जब प्रियंका, ये गौतम भी आया है, मैं प्रियंका गौतम को देख रहा था। चलो प्रियंका बताओ बेटा, ये क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कितने पार्ट का होता है? यस सर। सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है, बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो, जैसे कि एजुकेटेड फैसिलिटीज वगैरह फैसिलिटीज होती है मतलब कंट्री की, जो इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फिर आपने बताया टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्ट हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल एनर्जी, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। और सोशल होता है जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, जैसे कि ह्यूमन उसको पहले स्किल करना पड़ता है, फिर वो कोई मशीनरी चला पाएगा, जो भी है वो होता है। अच्छा इसके जितने एग्जांपल देना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। यस सर। सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के सर हम एग्जांपल डाल सकते हैं सर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोल दिया एक दीप्ति ने। और कशिश आप बताना क्या होगा इससे एग्जांपल? सर सोशल का? हाँ जी। चलो कोई नहीं, और कोई बच्चा बोलो। सर स्कूल कॉलेजेस। स्कूल कॉलेजेस बोले तो आप इतना स्कूल कॉलेजेस को एजुकेशन बोल दो। ओके सर। एजुकेशन ये पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और हाँ जी, हेल्थ और भी एक तो। बच्चा बोल रहा था एनजीओस। एनजीओ। बेटा एनजीओ ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सोशल का मतलब होता है, अब एनजीओ तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये कुछ प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो एनजीओ को अगर यहाँ डालना सही नहीं होगा, इसके अंदर आप वो डेवलप करता है। तो जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई। हाँ जी बोलिए। हेल्थ भाई, हेल्थ। हाँ बहुत बढ़िया, हेल्थ हो गई, क्योंकि जो ह्यूमन को डेवलप करती है, मैंने लिखा भी हुआ है, जो एक ह्यूमन को डेवलप करेगी, तो उसके अंदर एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, हाउसिंग हो गया, वो किस तरीके से रह रहा है। देखते हो कभी भी ना, जैसे ना विंटर सीजन आता है तो आप देखते हो जगह जगह रैन बसेरे लग जाते हैं। काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा रैन बसेरा होता क्या है। मतलब एक बॉक्स सा होता है, उसके अंदर लोग रहते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो सोते हैं उसमें जाके। तो रैन बसेरा, हाउसिंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन, क्योंकि गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराती है। इट इज ए पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स होते हैं सारे के सारे, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी ना फ्री पब्लिक को, क्योंकि उन्हें पता होता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ होती है। तो फूड हो गया, फूड भी इंडिया दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है किसी न किसी वे में, राशन की वे में, किसी भी चीज में। हेल्थ भी के लिए आपके लिए हॉस्पिटल करवा रखे हैं, एजुकेशन के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड करा रखे हैं। और अभी एक जैसे हाउसिंग का दिया मैंने, ये दे दी, शेल्टर दे दिए विंटर के लिए। सारा का सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, जो इन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को फुलफिल कर रहा है। तो बच्चों ये क्लियर हुआ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एज कम्पेयर टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे ज्यादा सिंपल लगता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एनर्जी का टॉपिक हट गया है कोर्स से। एनर्जी का सबसे बड़ा टॉपिक होता था, बस हेल्थ का बचा हुआ है। हेल्थ के अब लोग हर कोई जानता है अच्छे से। तो बस नेक्स्ट क्लास में इसकी इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम करा के फिर वो खत्म करा दूंगा चैप्टर। चलिए बच्चों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।